अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने हुकूमत के मुजव्वजा बिल के हवाले से अपना आज का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें इस पर एक्ट बनने के बाद अमल दरामद वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। अदालत ने हुकूमती बिल के हवाले से आज के हुक्मनामे में यह भी कहा है कि बज़ाहिर मुजव्वजा कानून से अदलिया की आजादी में मुदाखलत की गई। आमतौर पर कानून पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जाता, लेकिन मौजूदा केस के हकायक और असरात मामूली नहीं। बादुल नजर में यह अदलिया के इख्तियार में बराह रास्त मुदाखलत लगती है और एहतियात के तौर पर हुक्म जारी करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों में फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और सियासी जमातों से भी कहा है कि वो चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस बिल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अदलिया की आजादी अहम मामला है, पार्लियामेंट का बहुत एहतराम है, लेकिन इस बिल में जायजा लेना है कि आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमत के इस समाअत से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के खिलाफ एक करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली, जिसमें इस बेंच को तहलील करने का मुतालबा भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस के इजरा पर कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास भी कल तलब कर लिया गया है। आज हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्लियामान को कानून साजी से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। बिल अभी बना नहीं और बना दिया गया है। उजलत में दरखास्तें दायर हो रही हैं, कानून बना नहीं, बेंच बनाकर केस फिक्स कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मौजूदा शक्ल में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ना ये टाइमिंग दुरुस्त है, यानी अभी ये कानून बना ही नहीं तो बेंच बना के उसको फिक्स कर दिया गया। हम इस बात को भी मुस्तरद करते हैं। सदर ने अभी तक उस बिल के ऊपर अपनी फाइनल राय नहीं दी, एक्सेप्टेंस रिजेक्ट जो भी करना उन्होंने, और उस दौरान यानी बिल पार्लियामेंट के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। इस बात की लॉजिक समझ नहीं आई कि क्या आप पार्लियामेंट को अपने इख्तियारात के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं? कानून नहीं बना, अब तक स्टिल पेंडिंग है, उसको चैलेंज जो है ना वो बिफोर टाइम कर दिया गया। बहुत सारे मामला पेंडिंग है सालों से, मुद्दतों से, और उनके ऊपर जो है ना उनकी फिक्सेशन नहीं हुई। एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट जिसमें ग्रुप बंदियां हैं, जिसमें तनाजात हैं, जिसमें आपस के इख्तलाफात हैं, पार्लियामान की हैसियत है, उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मैं ये समझता हूँ ये तो तौहीने पार्लियामान के मुर्तकिब हुए हैं। अगर तौहीने अदालत हो सकती है तो तौहीने पार्लियामान क्यों नहीं हो सकती? वफाकी वज़ीर कानून ने आज 2 जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए वोट देने पर एक पब्लिक अपॉलॉजी भी उन्होंने जो है वो मांगी। मैंने वोट किया, मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ कि उस वक्त खड़े होने का वक्त था। बिल्कुल हुकूमत को भी खड़ा होना चाहिए था और मुझे उससे ज्यादा खड़े होने चाहिए। तहरीक इंसाफ का कहना है कि अदालती फैसले ना मानने से हुकूमत तौहीने अदालत की मुर्तकिब होगी। अदालती फैसलों को ना मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। है उसने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को मुस्तरद कर दिया। ये कहाँ होता है? कभी कोई सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी मुस्तरद कर सकता है कोई हुकूमत? कोई हुकूमत कह सकती है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुझे मंजूर नहीं है, हमारी मर्जी का बेंच बनाओ? ऐसे ऐसे अहमक और कुंद जहन लोग जो हैं वो इस हुकूमत में शामिल हैं, जिन्हें महाज राई के अलावा कुछ नहीं आता। ये जो सुप्रीम कोर्ट के आज बेंच को मुस्तरद करने वाली बात है, ये नाकाबिले कबूल है। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे? पाकिस्तान में अदालत और दूसरी तरफ एग्जेक्टिव और मुकन्नना का बहरान शदीद तर होता जा रहा है। इस बीच कोई राह निकल सकेगी या नहीं, या फिर हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं? और क्या हुकूमत की ये जो अदालती बेंच की तश्कील पर तनकीद है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो दुरुस्त है? यानी इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मेहमान बहस में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान वजीर ममलिकत रह चुके हैं पार्लिमानी अमूर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो मेरे साथ मौजूद हैं, और हैदर वहीद साहब माहिर कानून सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी हमें
आज की बहस में जो है वो ज्वाइन करेंगे। मैं अली महमूद खान साहब आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहले ये आपसे कुछ देर पहले 8 रुकनी बेंच का जो ऑर्डर है वो आ गया है और उसमें एक स्टे ऑर्डर जो है वो दिया गया है उस बिल के हवाले से, हुकूमत का जो मुजव्वजा बिल है। लेकिन हुकूमत की जो तनकीद है और हुकूमत का ये कहना है कि एक बिल अभी बना नहीं और उस पर समाअत की जा रही है और अब से कुछ देर पहले इस पर ऑर्डर भी आ गया। इस तनकीद का क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग आज सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन उससे पहले सिर्फ 30-40 सेकंड में एक बात कि मैं अभी अफ्तार से थोड़ी देर पहले आया हूं वापस F8 कचहरी से, जो अली अमीन खान गंडापुर का बेल के केसेस हैं और उन पे जो बहुत ज्यादा पर्चे उन पे कटे हैं और उनके साथ जो हुकूमती जबर और जो है वो जुल्म और ज्यादती जो हो रही है, माशाल्लाह उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हैं, जबरदस्त। उनको हम सब ने पाया, हमारे वकला भी वहां मौजूद थे, मैं आजम सबाती साहब, हम सब उनके साथ थे और थोड़ी देर पहले फिर अफ्तार से पहले उनकी केस की हियरिंग खत्म हुई। वी एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट इंशाअल्लाह अल अजीज। लेकिन एक चीज मैं सामने जरूर रखना चाहता हूं कि ये चीजें जो हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। बड़ा गिला करती थी ये आज की हुकूमत की, इनके साथ ज्यादती हुई, सारा कुछ हुआ। उसमें कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनको हमने उस तरह से ओन भी नहीं किया, जिस तरह जनाब इमरान खान साहब ने जो काजी फाइज ईसा साहब का केस था उस पर उन्होंने बाद में कहा कि ये हमारी हुकूमत से अग्री ना होता तो बेहतर था ये चीज, तो उसको थोड़ा सा अपने आप को से डिस्टेंस भी किया। लेकिन जो सियासी कैदियों के साथ हो रहा है, जिस चीज ने मुझे, और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूँ, देखें बेल वगैरह तो हमें अदालत से अल्लाह के करम से मिल जाएगी, लेकिन मैं क्यों ये बात करूं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि सियासी कैदियों के सरों पे कपड़े डालकर उनको दहशतगर्दों की तरह लाकर और फिर अदालत में उनके हाथ हैंडकफ, अदालत के अंदर, क्या अली अमीन खान गंडापुर दहशतगर्द है? ये जो रोज जनाजे उठ रहे हैं ये क्या अली अमीन खान गंडापुर या इमरान खान साहब की वजह से है? मैं जरूर हुकूमती लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल आप कानून की अमलदारी लाने की कोशिश करें, बिल्कुल करें जो आपके हाथ में इख्तियार है, लेकिन इस तरह ना करें कि एक आदमी की, एक सियासी कैदी की इस तरह से तज़हीक हो कि अदालत के अंदर उसके हाथ हैंडकफ हैं। वो कौन सा, हर कोई खुदा न खास्ता उसने कोई ट्विन टावर्स उड़ाए हुए हैं। बहरहाल ये वक्त गुजर जाएगा, कोई बात नहीं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग आज 8 जो जजेस हैं, जाहिर है मेजॉरिटी तो 8 जजेस ही बनते हैं, वो आज बैठे और प्रोसीडिंग हुई। आपका सवाल है, उसका डायरेक्ट जवाब यह है कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इसका इख्तियार है और उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया और कानून को उन्होंने रद्द नहीं किया, उस पर इंटरिम ऑर्डर दिया है और वो तफसीली फैसला थोड़ी देर पहले मेरे पास भी आया, मैंने भी एक नजर उस पर, आखिरी वर्किंग जो पोर्शन है उस पर मैंने देखा, जो तो उसमें यह है कि इससे पहले कि कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि फिर उसको आप दोबारा रिपेयर ना कर सकें, इररिपेयरेबल किसी लॉस से बचने के लिए बेहतर यह है कि आप इस पे एक इंटरिम ऑर्डर दें और तमाम जमातों को भी ऑप्शन दिया है कि आप आए और उस पे हिस्सा बने। और सबको इसका पता है, देखें रहमान नजर साहब यहाँ बचा कोई नहीं है, सबको इसका पता है कि ये आखिरी वक्त में रात के 10 और 11-12 बजे जो लेजिस्लेशनें होती हैं रात के अंधेरों में, ये इसलिए नहीं है कि उसको 22 करोड़ अवाम की बड़ी फिक्र है इस हुकूमत को, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कंटेल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई भी तरीका हो। आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी रहे हैं, मैं मेरी और दूसरी तरफ आप वकील भी हैं। अब ये जो पार्लिमान और अदालत के दरमियान ये इस वक्त एक स्टैंड ऑफ देखा जा रहा है, उसमें आप समझते हैं कि जो है वो अदालत हक बजानिब है ऐसा हुक्म इम्तनाई, क्योंकि अब तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को के ऊपर बात हो सकती है कि ऑर्डर जो है वो उसके मेरिट्स क्या हैं, डी मेरिट्स जो है वो क्या हैं। तो आपके ख्याल में कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो अभी हुई नहीं है उस पर इस तरह से ऑर्डर आपके ख्याल में आ सकता है? देखिए रहमान साहब, कोई और लेजिस्लेशन होती ना किसी और मैटर के बारे में तो उसमें फिर भी आप दो राय दे सकते हैं, लेकिन ये मैटर ऐसा है कि डायरेक्टली, मैं क्लियर कट कह रहा हूं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे पार्लियामेंट के जरिए ये इंपोर्टेड हुकूमत हमला आवर हुई है। और अगर इस तरीके से आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स को डिस्टर्ब करते हैं, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ही जो है वो उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो रहमान अजहर आप मुझे बताएं, आप जैसे आम पाकिस्तानी, मेरे जैसे आम पाकिस्तानी फिर किधर जाएंगे? क्या एग्जीक्यूटिव अगर आपके साथ ज्यादती कर ले तो इंतजामिया के ज्यादती का जवाब आप फिर किससे जाके लेंगे? जिससे आपने जवाब लेना है या जिससे इंसाफ लेना है, इसको इस तरह से लें। अगर वो इंसाफ का इदारा ही कमजोर कर दिया जाए,
अगर उसको ही कॉम्प्रोमाइज खुदा न खास्ता कर दिया जाए तो फिर तो मुल्क में एनआरकी की तरफ ये सारा मुल्क चला जाएगा। मेरे ख्याल में बिल्कुल एक मजबूत फैसला आया है। अच्छा, मैं जरा ये इंतजामी मामला है या बुनियादी हकूक का मामला है, इस पर आगे चलकर जरा करेंगे बात, लेकिन मैं हैदर वहीद साहब से जरा ये राय उनकी ले लूं। हैदर वहीद साहब, ये जो इंटरिम ऑर्डर जो आज की समाअत का जो उन्होंने रिटर्न ऑर्डर दिया है, ऐसा लगता है कि इसको जरा आई हैव गॉन थ्रू इट, अभी ये आया है कि अदालत ने एक एक्सेप्शन के तौर पर इस केस को ट्रीट किया है अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के तौर पर, जिसमें कोई गुंजाइश अदालत देने के लिए तैयार नजर नहीं आती। तो आपको लगता है कि अर्जेंसी इतनी थी? और अगर ये ऑर्डर आपने अभी देखा है तो आपकी इस पर क्या टेक है, आपकी लीगल ओपिनियन क्या है? एक तरफ हुकूमती तनकीद है और दूसरी तरफ ये अदालती ऑर्डर है। देखिए, हमें रहमान साहब चाहिए कि हम दो चीजों को जरा अलहदा रख दें। एक वो चीजें हैं जो परमिसिबल हैं और एक वो चीजें हैं जो करने की होती हैं और शायद ना करने की होती हैं। एक तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो कानून है उसमें चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है कि वो कितने मेंबर की बेंच बनाए, किस केस के लिए बनाए और कौन 8 या 7 या 6 जजों को बेंच में बिठाएं। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि ये उनका सवाबदीदी इख्तियार तो है, उनका ये भी कोई आज की तारीख में उनके पास ये इख्तियार है, बिल्कुल है। दूसरा ये कि जो इस वक्त इंटरिम ऑर्डर की बात, कोई कानून बनने से पहले बिल को क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकता है। कानूनी और आईनी तौर पे इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये गैर मामूली बात है, ऐसा होता नहीं है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हिस्बा बिल के हवाले से ये हुआ है, होता नहीं है। अगर मैं आप लेके जाएं तो बहुत आपको ऑर्डर ऐसे मिलेंगे जहां वो कहते हैं भाई अभी कानून नहीं बना, हमने इसको छेड़ेंगे, वी विल नॉट एंटरटेन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज, इट्स प्रीमैच्योर। यहां लेकिन ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते, ये भी वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये सारी चीजें जब आप इस पस मंजर में करते हैं, जिस पस मंजर में आप कर रहे हैं, तो तासुर ये मिलता है कि ये एक सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड है। आप डिसेंट से और दूसरे जज साहिबान जो हैं उनको एक्सक्लूड करके कोई स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप उन्हें एक्सक्लूड? क्या आप उनकी डिसेंट जो है नहीं चाहते? क्या ये जो 8 जजेस की आपकी मेजॉरिटी है वो डिस्टर्ब इससे? क्योंकि देखें ना, चीफ जस्टिस के पास 8 जजेस की मेजॉरिटी है, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया ये। तो अगर ये 15 मेंबर की फुल कोर्ट भी बनती तो भी फैसला वही होना था, लेकिन डिसेंट्स आती, फर्क ये है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जस्ट बिकॉज कानून में आप वो चीजें कर सकते हैं जो कि चीफ जस्टिस ने किया, वो कर सकते हैं। मैं ये भी कहूंगा कि बिल को कानून बनने से पहले जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, करते नहीं है, गैर मामूली बात है, कर सकते हैं, कतरन नहीं है। क्या वो अबूरी हुक्म भी जारी कर सकते हैं कि जब ये अगर तो लॉ बनेगा तो फिर वहां पे उस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगी? क्या वो ये कर सकते हैं? देखिए, प्रीएम्पशन एक लीगल प्रिंसिपल के तौर पर हमने देखा है बहुत सारे केसेस के अंदर होता है, और स्टे ऑर्डर का बेसिकली कॉन्सेप्ट ही ऑर्डर का कॉन्सेप्ट ही ये है। देखिए, हम जो है ना बिल्कुल, लेकिन मैं ये चीजें इनसे आगे बढ़े। देखिए, टेक्निकली वो कर सकते, लेकिन आप ये देखें इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल, सोसाइटल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक केओस की तरफ जा रहे हैं। और ये जो एक जो खाका जो है वो खींच रहा है वो ये कि ये सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली डिवाइडेड, आगे जाके ये क्या किस तरह से ये 7 जज अलग तो नहीं बैठ जाएंगे, अभी तो ये डर है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जरूरत इस बात की थी, कतई नजर इस अबूरी हुक्म की या इस केस की भी, कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिविजन्स हैं वो इस इदारे को तबाह ना कर दें, कहीं खुदा ना करे। क्योंकि पाकिस्तान, आप ये कह रहे हैं कि अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी कंसीडर हो सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ एक ये पॉलिटिकल सवाल, मैं महदूद बात कर ही नहीं सकता। जिस नहज पे मुल्क खड़ा है, जिस नहज हमारा इदारा खड़ा है, ये महदूद बातें हैं। ये अबूरी हुक्म कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, जिस तरफ ये बात जा रही है ये बहुत छोटी बातें हैं। ये अबूरी हुक्म बिल्कुल छोटी बात है, ये हम इससे बहुत आगे जा रहे हैं। आगे क्या होने वाला है ये पेश खैमा भी नहीं है उसका। तो ये हम बहुत छोटी महदूद बात कर रहे हैं, ये इस पे महदूद अपने आप को करके कि ये हो सकता था या नहीं, कानूनी तौर पे हो सकता था, होना चाहिए या नहीं, क्या बाकी जजेस को एक्सक्लूड करना चाहिए था या नहीं, उसके दूररस नताइज हो सकते हैं, वो ज्यादा अहम बात है। मेरे ख्याल से इस ऑर्डर में जो कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनली इस पस मंजर में करना विजडम था या नहीं, वो एक अलहदा बात।
ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या पार्लियामान के पास इख्तियार नहीं कि वो जो चाहे कानून साजी करे? रहमान साहब, इसका भी मैं जवाब देता हूं, लेकिन साथ ये बात भी मैं कर दूं कि अगर किसी के जहन में ये ख्याल है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनके पास फुल अथॉरिटी है कि जो भी ये करना चाहें, सियासी में बात कर रहा हूं मैं, आईनी बात अभी कर ही नहीं रहा, कि इनके पास कोई सियासी बिल्कुल 100% मैंडेट है कि जो करना चाहते हैं ये करें, बिल्कुल नहीं है इनके पास। इस वक्त भी आजाद जम्मू कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। दो हुकूमतें जो टूटी हैं वो भी हमने अपने हाथ से डिसॉल्व की हैं, और वहां भी अल्लाह की करम से आप प्री पोल्स देख लें, अल्लाह की करम से 2-3 नहीं कि 3/4 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हम इंशाल्लाह आने वाले हैं। और मरकज में भी हमारी हुकूमत थी, ये अगर साजिश ना होती, ये मदाखलत ना होती, तो आज भी ये मरकज में हम बैठे होते। कहने का मकसद ये है कि ये जो पार्लियामेंट में ये लोग बैठे हैं, इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात और 2 इकाइयों पे आज भी हुकूमत करने वाली और मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आने वाली जमात, जिसके पास बहुत बड़ा मैंडेट है, पॉपुलर मैंडेट, सबसे पॉपुलर लीडर, आप ये नहीं कर सकते कि उनको एक साइड पे करके जो आपकी जी में आए, आप तो अपने हलकों में नहीं जा सकते, आप तो फेस नहीं कर सकते, आप तो इस जोगे नहीं है कि खुद जाके आपका लॉ मिनिस्टर एक रेजोल्यूशन पास कर दे। उसके लिए भी आपको मक्सी साहब की जरूरत पड़ी। आपने एक सूबे को जो है एक तरह से सामने गिनी पिग की तरह, ये लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं, बलोचिस्तान इसलिए है कि आप उसको इसलिए यूज करें, बलोचिस्तान को उसका हक दें, आप बलोचिस्तान को उसके राइट्स ने, बजाय इसके कि वहां के एक मेंबर को आप जो है चारे के तौर पर यूज करें, आगे करें। हिम्मत होती, एक मिनट, हिम्मत होती तो ये बिल लॉ मिनिस्टर या बिलावल साहब खुद आके पेश करते, खुद आके रेजोल्यूशन पेश करते। ये बिल्कुल जो है इसकी देखिए, ये 2 रेजोल्यूशन हो गई, आज इस 8 रुकनी बेंच के हवाले से भी रेजोल्यूशन आ गई। वो तो एक सिंबॉलिक वैल्यू है, लेकिन वैसे नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल मैटर है अली मोहम्मद खान साहब, आप क्योंकि पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, मैं इस वजह से पूछ रहा हूं। हुकूमत का ये कहना है कि ये एक इंतजामी मामला है जिसके हवाले से कानून साजी जो है वो करना चाहते हैं। रहमान, मेरी बात सुनिए, ठीक है रहमान साहब, मेरी बात सुनिए। देखें, तारीख में है, तारीख में जो कामयाब हुक्मरान, चाहे बादशाह चाहे जनरल्स गुजरे हैं, आप उन पे नजर रखें, उनकी एक सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि उन्होंने अपने मशाहीर वो रखे होंगे जो उनको वो राय देंगे जो अवाम के दिलों से मुतसिल होगी, जिनका अवाम के नफ्स पे और जमाने की चाल पे उनकी नजर होगी। अब ये जो लोग मियां शहबाज शरीफ साहब को एडवाइस कर रहे हैं, मुझे तो उनकी एडवाइस ही फ्लॉड लग रही है। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट के पावर्स में चेंज करना चाहते हैं, दो बड़ी कदगने आपके सर पे लटक रही हैं। नंबर 1, 184(3) एक आईनी इख्तियार है चीफ जस्टिस साहब के पास, उसको आपने चेंज करना है। यू कांट डू दैट विद अपना करारदाद, आप रेजोल्यूशन से नहीं कर सकते, आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते। आपने उसके लिए आईनी तरमीम लानी है। आईनी तरमीम लाने के लिए आपको 2/3 चाहिए। अगर ये 100% ये आज का ऐवान भी आपके साथ हो जाए, फिर भी 2/3 नहीं है, क्योंकि 342 के ऐवान में 100 से ज्यादा बंदा हमारा जो है इस वक्त बाहर बैठा है। तो ये तो 2/3 तब आएगी जब इलेक्शन होगा, या ये डेफिनेशन तो अली भाई उसकी यही कंसीडर की जाती है कि जो भी हाउस के मेंबरान हो, इसमें जरा थोड़ी रहनुमाई कर दें आपके पास, क्योंकि ये पोर्टफोलियो रहा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो हाउस मौजूद होता है उसका 2/3 चाहिए होता है। 2/3 मेंबरान हाउस के 342 के अवाम में 2/3 उसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज तो 15 बंदे बैठे हो, 15 में से 10 सपोर्ट करेंगे तो क्या ये 2/3 हो गया। दूसरा ये है जो हाउस के मेंबरान है, जो टोटल नंबर ऑफ द हाउस है। देखिए, मेरी इस पे राय मैंने आपको दे दी कि जो आपके टोटल मेंबरान है उसका 2/3 आपको आईनी तरमीम के लिए चाहिए। दूसरा, आप पे आईन प्रॉपर कदगन लगाता है, आप पे कदगन लगाता है। आर्टिकल 190 है मेरे ख्याल में, हाँ जी, आर्टिकल 191 है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास फुल अपना इख्तियार है कि वो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स में वो चेंज कर सकते हैं। तीसरा, जो आर्टिकल 68 की खिलाफ वर्जी हुई है, हैदर साहब बैठे हैं, ही मे गाइड मी, आई थिंक आर्टिकल 68 ही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट एज इंस्टीट्यूशन, उसके लिए आपने कोई रूल मेकिंग कुछ करना है तो उसको आप इस तरह से हर्जा सराई नहीं कर सकते, आप उनको रिडिक्यूल नहीं कर सकते। आप उनके नाम लेके या इदारे को, ये आप पे आईनी कदगन है। पार्लियामेंट के अंदर आप सुपीरियर जुडिशरी जज साहिबान को रिडिक्यूल नहीं कर सकते। देखें, आखिरी बात, यार मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात की जब आज हमारे वकला वहां थे,
कि आपने गोल्डन जुबली मनानी है, मनाए सर, एक नहीं 2 मनाए, हफ्ते में 3 मनाए, लेकिन क्या गोल्डन जुबली मनाने से ये आईने पाकिस्तान जो है ये मजबूत होगा या इस पे अमल करने से? और दूसरा, आपने गोल्डन जुबली तकरीबात की तो उसमें आप सियासी किरदार पे बात करते, सियासी कुर्बानियों पे बात करते, जो सियासी लोग जेलों में गए उस पर भी बात करते, सियासी गलतियों पे भी बात करते, इधर हम उधर तुम पे भी बात करते, उन पे भी बात करते जो जनरल ज़िया साहब के साथ रहे। सिर्फ गलतियां फौजी आमरों ने तो नहीं की, सियासतदानों ने भी की, फिर फौजी रोल पे भी बात करते जो आमरों का रोल था। आपने वो पूरा दिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हमले के लिए मुख्तस किया था। यानी जो आपने गोल्डन जुबली तकरीबात की, आप आईन पे बात करें, आईनी जदोजहद पे बात करें, जो भुट्टो साहब का रोल था, जो मुफ्ती महमूद साहब का रोल था, जो आपको लगता है वो बातें नहीं होनी चाहिए, एंटी जुडिशरी डे, एंटी जुडिशरी डे, और इसका भी लिहाज नहीं रखा गया। देखें, इसका भी लिहाज नहीं रखा गया ये जो आपने एक मोहतरम जज साहब को बुलाया हुआ है, उनको आपने बैठाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्यूनी जज को आपने बुलाया, इनकी मौजूदगी में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के इदारे पे जो है यहाँ से आप हमलावर हैं, इतना तो आप लिहाज कर लेंगे, आपने बुलाया ही नहीं। मैं जरा 8 रुकनी बेंच वाले इशू के ऊपर वापस जाऊंगा। मैं हैदर वहीद साहब, जरा ब्रेक के बाद आगे समझाइएगा कि ये लकीर कैसे खींची जा सकती है कि क्या मामला अदलिया का इंतजामी मामला है और क्या मामला बुनियादी हकूक का मामला जो है वो कंसिडर होगा। एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हैदर वहीद साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो मेरे सवाल आपके लिए छोड़ा कि ये कहीं लकीर कोई खींची जा सकती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इंतजामी मामला है और क्या बुनियादी हकूक का मामला है जिस पर 184 भी बनता है और जिसको अदालत टेकअप भी कर सकती है? देखिए, इसका जवाब आसान इस तरह से है कि अगर कोई इंतजामी मामलात में इस तरह की मुदाखलत हो जिसकी आईन इजाजत ना दे और उस मुदाखलत से जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासर हो रही हो, तो फिर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू बन जाता है। तो चीफ जस्टिस और इस बेंच ने इंडिया किया है कि आप जब बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और दीगर चीजें जो है वो पार्लियामान से कानून साजी के जरिए, आइन साजी के जरिए नहीं आती हैं, तो क्या आइन इसकी इजाजत देता है या नहीं, ये एक नुक्ता है जिसको तय करना पड़ेगा कि क्या आइन जो है वो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो कानून साजी से और एंट्री 55 के हुदूद के अंदर वाली ये कानून साजी है कि अपहोल्ड हो या फिर इसको गैर आइनी तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा रहमान साहब कि ये तो अपनी जगह लीगल इश्यूज हैं जो थ्रैश आउट होने हैं, और ये लीगल इश्यूज फिर भी होते हैं। अगर ये फुल कोर्ट बनती तो भी होते, 3 मेंबर बेंच होती तो भी होते, क्योंकि लीगल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, इसमें कोई कबात नहीं है, इख्तिलाफ राय में भी कोई कबात नहीं है। लेकिन जो अब परसेप्शन बनता जा रहा है और जिस डिवीजन की तरफ हम जो है अब आ चुके हैं, और जो डिवीजन हमें ना सिर्फ के नजर आ रहा है बल्कि उसके असरात जो है वो मेरे ख्याल से अब फील हो रहे हैं, वो डिवीजन जो है वो काश के इस नहज ना आता, क्योंकि ये डिवीजन जो है इसको एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा। ये एक्चुअली एक जेन्युइन अंदरूनी डिवीजन भी है, इसमें कोई बाहर से जरूरी नहीं है कि आके मैन्युफैक्चर इसको किया गया। ये अंदरूनी इख्तलाफात पहले भी थे और अब पीक कर रहे हैं इस पस मंजर में जब स्टेक्स बहुत हाई हैं। लेकिन क्योंकि इस पस मंजर में पीक कर रहे हैं तो तासुर ये मिलता है जैसे एक ग्रुप एक तरफ है सियासी तौर पे, एक ग्रुप दूसरी तरफ है सियासी तौर पे, जबकि इनके अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं उनका जरूरी नहीं है कि सियासी पार्टी से कोई भी ताल्लुक हो, बेशक कि वो अपनी अब इस डिविसिव सिचुएशन में अपनी बका एक पार्टी की जीत या हार से मुंसलिक कर रहे हो, जो कि अफसोसनाक बात होगी अगर तो ऐसा है। लेकिन अगेन मेरे ख्याल से इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप मद्दे मुकाबिल देख रहे हैं, गवर्नमेंट, पार्लियामान, काबीना एक तरफ है, केयरटेकर गवर्नमेंट्स का झुकाव, एस्टैब्लिशमेंट का झुकाव भी शायद उनकी तरफ नजर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑपोजिशन में एक पॉपुलिस्ट पार्टी जरूर है, लेकिन वो भी अभी ज्यादा कोई तौर पे जो है वो स्टेप बैक ली हुई नजर आ रही है। और ये चीफ जस्टिस के अंडर जो जजेस हैं वो एक ग्रुप है जो इस वक्त जो है वो, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के पास अभी भी इंतजामी इख्तियारात हैं, तो वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली रन कर रहा है कि कौन सा मुकदमा कौन सुनेगा, कितने लोग सुनेंगे, और वो जब आउटकम के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है तो जो तासुर है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, ट्रांसपेरेंट एडजुडिकेशन का, वो उससे मुतासिर जरूर होता है, चाहे इसमें एक्चुअल हकायक हो या ना हो। बट इन दो ग्रुप्स की लड़ाई से साथ जो है वो मुतासिर हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, जो तशवीशनाक ही नहीं अफसोसनाक बात।
राइट। अब मगर अली मोहम्मद साहब, इसमें जो सबसे शायद एक अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट इसका ये कि ये दोनों बड़े इदारे हैं, एक तरफ पार्लियामेंट है, एग्जेक्टिव है, दूसरी तरफ अदलिया है। खैर ये कोई गैर मामूली बात नहीं, पाकिस्तान में इस तरह के हालात हमने पहले देखे, और पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करनी चाहिए, दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ऐसे हो चुका है कि जहां पर अदालत और जो दूसरी तरफ मुकन्ना है वो एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन कोई ना कोई वजह बनती है, कोई रास्ता जो है वो निकल आता है। लेकिन इसमें लग रहा है कि ये जो एस्केलेशन लेडर है या दर्जा हरारत जो है, ये मुसलसल मामलात ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं। अब कल इन कैमरा इजलास भी बुला लिया गया है। अब क्या तहरीक इंसाफ क्या करेगी अगर ये मामलात खुदा न खास्ता मुकम्मल तसादुम की तरफ जो है वो चले जाते हैं या उस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं? ये इस पे वही मेरी पहली बात इस वक्त जो मैंने पिछले सेगमेंट में की कि माजी में जब मियां साहब के उनका दूसरा दौर था, उनके पास 2/3 अक्सरियत थी, और उस 2/3 अक्सरियत में उन्होंने सामने आने वाले वो कोई भी इदारा, कोई भी शख्स जो सिर्फ नो कहने की जिसमें वो उसने किया भी ना हो लेकिन नो वो कह सकता हो, उसको भी सामने से हटा दिया गया। उस जमाने में पहले एक आर्मी चीफ को उन्होंने फारिग किया, जहांगीर करामत साहब थे, और उसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने 1997 में किया, और कुछ और भी जिम्मेदार ओहदे उन्होंने अपने रास्ते से जो है वो हटाए। उसमें इसमें फर्क ये है कि जो भी था उस वक्त उनका किरदार था, गलत था, सही था, लेकिन वो खड़े थे 2/3 की अक्सरियत पे जिसका उनको जोन था। पंजाब भी उनके हाथ में था, पंजाब में उनकी हुकूमत थी। आज तो इस वक्त उनके पास सबसे बड़ी ताकत किसी सियासी हुकूमत की रहमान क्या होती है? आप मुझे बताएं क्या होती है? क्या एक पॉपुलिस्ट एक रजीम जो होती है जिसके पीछे अवाम खड़ी होती है, वो फिर ताकत के अवाम की ताकत के बलबूते पे कुछ इनकलाबी कानून साजियां भी कर सकती है। चाहे जाए कि इनकलाबी कानून साजी करना इस वक्त ये सिर्फ अपने बचाव की तहरीक है, और इनके पास पॉपुलिज्म नहीं है, इनके पास अवाम की एक गालिब अक्सरियत। मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास 100% है, लेकिन 50-60% से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त बिल्कुल इस काम के पीछे नहीं खड़ा जो शहबाज साहब जो हैं वो करने जा रहे हैं। तो एक तो मैं उसको उस तरह से नहीं देख सकता कि ये कोई बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे और ये वो कर लेंगे, क्योंकि इनके पीछे अवाम नहीं खड़ी। एक सबसे बड़ी जमात इनसे साइड पे खड़े होके, पार्लियामेंट से दूर होके, वो आईन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है, इस पार्लियामेंट से दूर होके। मेरे ख्याल में इनको अल्टीमेटली बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जो कोई भी बैकडोर अगर डिप्लोमेसी अंदर है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी का हिस्सा नहीं हूं, अगर कोई सीनियर लीडरशिप के लेवल पे ट्रैक 2 है, 1 स्टेप डाउन फ्रॉम द पॉपुलर लीडर, टॉप लीडर, 1 स्टेप डाउन, अगर कोई ट्रैक 2 कोई राब्ता है, मैं उनको भी दरखास्त करूंगा, आप सिर्फ चाय शाय ना पिया करें, अगर कोई है, मुझे नहीं पता, लेकिन चाय ना पिए, इसको तेज करें, इसका कोई रिजल्ट निकालें। क्योंकि देखें, मेरे लिए बैसिक सियासी कारकुन, मैं ठीक है, हैदर साहब भी वकील है, मैं भी वकील हूं, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर तो सियासी कारकुन हूं। मेरे लिए ये, मैं आपको कहूंगा, बाइस शर्म है ये बात, बाइस शर्म है ये बात कि जो 22 करोड़ अवाम के पार्लियामान है वो अपने मसले हल नहीं कर सकता यार। वो डिसफंक्शनल है। वहां अपने मसले हल करने की बजाय हम हर रोज हर चीज उठा के सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में बैठे होते हैं। हम अपने ही सियासी कारकुनों के हाथों पे हथकड़ी और सरों पे कपड़े डाल के उनको खींच रहे हैं। इससे क्या पार्लियामेंट की और सियासी कारकुनों की इज्जत में इजाफा हो रहा है। तो मामलात ऐसे हो गए हमारे पास देखें कि सियासतदानों को बिठाने के लिए मौजूद है, सिविल सोसाइटी की जरूरत पड़ रही है। सियासतदानों को बिठाने के लिए जो गैर सियासी लोग हैं उनको आगे आना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है सियासतदानों से कि भाई कि आप बैठे। मतलब इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात मेरी नजर में अली भाई और हो नहीं सकती। देखिए, इंग्लिश में कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स 2014 का धरना अगर आप याद करें, 2014 का धरना जब उसके बाद डिस्कशन की तरफ गए तो हमने नहीं, उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है राहिल शरीफ साहब को दरखास्त की थी कि जनाब आप आके रेफरी कर, हमने नहीं कहा था, मियां साहब ने खुद कहा था। तो अब मेरे ख्याल में ये वक्त अब नहीं है कि हम किसी भी गैर जमहूरी ताकत को इसमें इन्वॉल्व करें। बैठो यार, खुद अपने मसले हल करो। और क्या मसला क्या है? मसला ये है, मैं ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद गैर सियासी लोगों ने अब सियासतदानों से कहना शुरू कर दिया कि आप बैठे और मुज़ाकरात करें। ये हैदर वहीद साहब की राय मैं इस पर लूंगा, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हैदर वहीद साहब, ये दो डिवीजन्स हैं अब दो लेवल्स के ऊपर। एक वो तकसीम है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं, और दूसरी तकसीम वो है जो हुकूमत के दो इदारों के दरमियान है। मुकन्नना एग्जेक्टिव एक तरफ हैं, जबकि अदालत जो है चीफ जस्टिस दूसरी तरफ है। क्या वे आउट क्या हो सकता है अगर ये कोलिजन कोर्स की तरफ जो है वो जा रहे हैं या तसादुम की तरफ जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये सबसे मायने खेज हैं, क्योंकि अगर ये महज एग्जीक्यूटिव और एक यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट की जंग होती तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जीतनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं उसकी डिफैक्टो पोजीशन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और साथ जो जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है वो बड़े जजेस भी हैं और एक राय रखने वाले जजेस भी हैं, और उनकी डिसेंट या उनकी राय जो है उसमें इसमें एक्सक्लूड करना जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट की साख और उसके इंप्रेशन जो है अवाम के सामने उसको अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि तीसरी कुव्वतें जो है वो फायदा उठा भी रही हैं और उठा सकती भी हैं मजीद। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पीछे या वरना तो ये जो सेक्रेटरीज होते हैं मिनिस्ट्रियों के या इवन इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर या चेयरमैन है, ये फोल्ड कर जाएंगे एक दो हियरिंग्स में, ये अपना करियर नहीं दाव पे लगाएंगे शहबाज साहब की हुकूमत के लिए। मैं तो समझता हूँ कि सियासतदान राना सनाउल्लाह या और कोई मिनिस्टर है वो तो अपनी पार्टी के लिए 2 सेकंड में कुर्बानी दे देंगे कि कंटेम्प्ट में जो करना है कर लो, डिस्क्वालीफाई नहीं देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो प्रेसिडेंट है पार्टी के और उनकी सियासत, उनके बेटे की सियासत दाव पे लग जाएगी अगर 5 साल वो एक्सक्लूड हो गए। मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो ऑल द वे इसमें जाने वाले हैं। लेकिन जो असल ताकत जो इसमें जो उनका डिफेंस है, ये कितना सॉलिड डिफेंस हो सकता है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं पार्लियामान के कहने पर, और पार्लियामान की करारदादें भी मौजूद हैं और पार्लियामान में लिए गए फैसले भी हैं। फिर आज भी हुआ ये कि जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं सेनेट की और कौमी असेंबली की, दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, और कमेटीज ने कहा है कि हम पैसे नहीं दे सकते। देखिए, ये तो बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल ये इसको तो संजीदा लेना भी नहीं चाहिए। पार्लियामान जो गैर आईनी तो नहीं इकदाम उठा सकती ना, सॉवरन भी हो, सबके ऊपर भी हो, है तो आइन की क्रिएशन है। ईसीपी भी अगर आइन का इदारा है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आइन तोड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आप कानून साजी से उसको कर्टेल नहीं कर सकते, वो आइन की क्रिएशन है, वो ऊपर है, कानून नीचे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो भी नहीं है। तो अगर आइन के खिलाफ पार्लियामान हो, ईसीपी हो, इवन जुडिशरी इटसेल्फ हो, वो आइन के खिलाफ तो जा नहीं सकती ना, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये बातें जो है कि पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन आ गई, ये तो देखें सियासत है और कुछ भी नहीं है। बात सारी ये है कि इस वक्त हम इग्नोर जो सबसे बड़ी चीज को कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये जजेस का ग्रोह, उसके खिलाफ ये जनरल इसका, ये जनरल उसका, लेकिन जो आम आवाम है जो एक्चुअली पिसे जा रही है वो ये सब कुछ देखती है, हमें देखती है। हम जिस तरह एलीट ग्रुपों की बातें करते हैं सिर्फ, वो देख के कह रही है कि इसमें हमारा स्टेक कहाँ है, हमारे इलेक्शन कहाँ है, हमारी बात कहाँ है। ये जो बातें कर रहे हैं रहमान साहब, हैदर वहीद साहब, इसमें हमारा इशू कहाँ है? ये तो आपस की आप बात कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब एक और चीज जरा उस पर, ठीक अली मोहम्मद साहब, एक और मामला जिस पर आज आप क्योंकि उस कमेटी, पार्लिमानी कमेटी के भी रुकन थे जहां पर ये मामलात आते रहे जजेस की एलिवेशन के, वजीर कानून ने आज पब्लिक अपॉलॉजी एक कर दी है कि मैंने जो सीनियरिटी प्रिंसिपल था उसको नजरअंदाज किया और 2 जूनियर जजेस की एलिवेशन के लिए उनका ये कहना है कि उन्होंने वोट दिया, उन्हें असूल के साथ खड़े रहना चाहिए था। ये सर मामला क्यों नहीं आप भी नहीं शायद हल कर सके, और यहां भी जो है वो इनका लग रहा है कि इनसे भी जो है वो कहीं गलती हो गई है और अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। पार्लियामेंट्री पार्टी जो कमेटी होती है उसकी ऑन जजेस, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये वाहिद एक कमेटी है जिसमें हुकूमती और अपोजिशन का बैलेंस इक्वल होता है। इसमें नॉर्मली जो कमिटीज होती हैं उसमें मेजॉरिटी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ द डे को, तो इसमें इक्वालिटी होती है, पार्टिजनशिप जो है एक बिल्कुल पैरिटी होती है इसमें। तो उसमें जब तक हम काम कर रहे थे तो इस पे तो काफी डिबेट होती रही, और नीचे भी जुडिशल कमीशन के लेवल पे, जज साहबान के लेवल पे और बार काउंसिल्स के लेवल पे तो एक तकरीबन मुत्तफिका ये एक राय है कि सीनियर तरीन लोग जो हैं उनके नाम आने चाहिए, ताकि आपके पास एक
ज्यादा मैच्योर और ज्यादा जो है केपेबल लॉट सुपीरियर जुडिशरी में आए, हाई कोर्ट्स में, जिन्होंने फिर बतदरीज एलिवेट होना होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन ये जो मौजूदा लॉ मिनिस्टर हैं, मैं इनकी इस बात को मैं क्या लूं, यानी कि एक लॉ मिनिस्टर होते हुए, देखें आपकी एक जिम्मेदारी अपनी जमात से भी है, आप एक सेनेटर भी हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ आप सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपने काला कोट पहना हुआ है और कल को जब ये सारे दरवाजे आप पे बंद हो जाएंगे, यही काला कोट चढ़ा के हमारी तरह आप भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होंगे। कुछ तो जिम्मेदारी आपकी उन कोर्ट्स उस आइन की तरफ भी है जिसकी बदौलत आपको आज लॉ मिनिस्टर पाकिस्तान कहा जाता है। क्या लॉ मिनिस्टर का ये काम है? क्या आपको हम दोबारा किसी LLB की क्लास में जमा करें, दाखिल करें, जो आपको आर्टिकल 224 पढ़ा सके कि लॉ मिनिस्टर साहब मोहतरम, आर्टिकल आइन का आपको कहता है कि 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें, उससे आप आए बाएं शाएं कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। और आपकी जमात लॉ मिनिस्टर से मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक माफी आपने मांगी है, लगे हाथों दूसरी भी मांगे, और वो ये मांगे कि आपकी जमात के जो सीनियर लोग जजों को बाकायदा गालियां दे रहे हैं, इशारों में नहीं गालियां दे रहे हैं, क्या उस पे आप अपनी जमात की तरफ से माफी मांगना चाहेंगे? तो क्या आप इनकी क्या में बात करते हैं जिनकी जो है जिनकी सारी जिंदगी ही जो है एक, मुझे एक ब्रेक लेनी है, उनके गिरना। मैं एक ब्रेक के बाद यहीं से जरा बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक ब्रेक के बाद अली भाई आपके पास आ रहा हूं।